नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं विनोद कुमार शुक्ल के बहुत ही मशहूर उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है ना, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो कविता छुपी होती है, जो जादू छुपा होता है, उसे हमारे सामने ले आती है। तो चलिए इसकी दुनिया में उतरते हैं। उपन्यास की शुरुआत ठीक इसी लाइन से होती है। अब सुनने में ये एक बहुत ही मामूली सी बात लगती है ना? लेकिन इसमें एक बहुत गहरा दर्शन छुपा है। ये पंक्ति हमें फौरन कहानी के उस अनोखे, काव्यात्मक और ध्यान से देखने वाले अंदाज से मिला देती है। कहानी के जो हीरो हैं उनका नाम है रघुवर प्रसाद। वो गणित के एक 22 साल के लेक्चरर हैं और ये उपन्यास उनके इसी साधारण से दिखने वाले जीवन की गहरी परतों में हमें ले जाता है, जहां हर छोटा बड़ा पल एक अनुभव है। लेखक ने ना बहुत ही छोटे छोटे पलों को भी एक काव्यात्मक ऊंचाई दी है। रघुवर प्रसाद का अपने आसपास की दुनिया से एक बहुत ही गहरा, कह सकते हैं कि एक रूहानी जुड़ाव है। उसे ऐसा महसूस होता है कि रात उसके शरीर पर चिपक गई है और जब तक वो नहा नहीं लेता तब तक वो एहसास बना रहता है। इससे पता चलता है कि दुनिया को कितनी गहराई से महसूस किया जा सकता है। तो अब कहानी का फोकस एक ऐसे तनाव पर जाता है जिसे रघुवर प्रसाद रोजाना महसूस करता है, अपने घर से कॉलेज तक के 8 किलोमीटर के सफर में। यहां ना दो दुनियाओं का एक टकराव साफ साफ नजर आता है। एक तरफ है वो पुरानी प्राकृतिक दुनिया जिसका प्रतीक है हाथी, और दूसरी तरफ ऑटो रिक्शा की तेज, मशीनी और भाग दौड़ वाली आधुनिक दुनिया। हाथी अपनी ही धुन में, अपनी ही चाल में चलता है, जैसे समय का उस पर कोई असर ही ना हो। और ऑटो रिक्शा, वो तो आज की जिंदगी की जल्दबाजी का ही दूसरा नाम है। ये उपन्यास एक दार्शनिक विचार हमारे सामने रखता है कि भले ही दुनिया की रफ्तार बहुत तेज हो गई हो, कुछ चीजें आज भी अपनी पुरानी लय बनाए हुए हैं। हाथी उसी ठहराव का प्रतीक है। वो हमें एक ऐसी दुनिया की याद दिलाता है जो मशीनों की रफ्तार से नहीं, बल्कि कुदरत की अपनी गति से चलती थी। तो अब कहानी बाहर की सड़क से मुड़कर रघुवर की अपनी निजी जगह पर आती है, यानी उसका छोटा सा एक कमरे का घर। यहाँ पर जो उपन्यास का टाइटल है वो खिड़की, वो सिर्फ दीवार का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि वो पूरे उपन्यास का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये एक ऐसी जगह है जहां अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया एक दूसरे से मिलती हैं, जहां अकेलापन और लोगों से जुड़ाव आपस में टकराते हैं। रघुवर का बच्चों के साथ जो रिश्ता है वो ये दिखाता है कि यह खिड़की कैसे जुड़ाव का एक जरिया बन जाती है। बच्चे उसे सिर्फ देख नहीं रहे होते, बल्कि वो उसके हर काम में एक संभावना, एक रास्ता देखते हैं। और उनका ये देखना रघुवर के अकेलेपन को भी कम कर देता है, मानो उसके कमरे में एक और खिड़की खुल गई। और अब उपन्यास का सबसे जादुई हिस्सा सामने आता है, रघुवर की पत्नी सोनसी का आना और वो अनोखी हकीकत जो वे दोनों मिलकर गढ़ते हैं। देखिए, उनका रिश्ता आम बातचीत से बहुत आगे का है। वो सिर्फ बातें नहीं करते, वो मिलकर एक ज्यादा काव्यात्मक, ज्यादा सुंदर दुनिया बनाते हैं। और यही इस उपन्यास का दिल है। उनकी इस अनोखी बातचीत का एक हिस्सा देखिए, जो एक बहुत ही साधारण सी बात से शुरू होता है। रघुवर बस इतना कहता है कि वो पैदल आया, और यहीं से जादू शुरू होता है। हम देखते हैं कि कैसे एक मामूली सी हकीकत को फौरन एक बिल्कुल पौराणिक और रोमांटिक रूप दे दिया जाता है। सौंसे ये सुनती है कि वो घोड़े पर आया था। अब सवाल ये है कि वो ये करते कैसे हैं। देखिए, तरीका बहुत ही सरल है, लेकिन उतना ही गहरा भी। वो असल में एक दूसरे की बातों को, कह सकते हैं कि, गलत सुनते हैं और फिर उसकी एक नई ही व्याख्या कर देते हैं, और इसी से वो अपनी एक अलग साझा दुनिया बना लेते हैं। मतलब एक मामूली सी बात कही जाती है, उससे किसी जादुई अंदाज में सुना जाता है, और फिर वही नया वाला सच उन दोनों का अपना सच बन जाता है। उनकी ये जो कल्पना की दुनिया है वो उनके पूरे जीवन को ही बदल देती है, जैसा कि हम इन मिसालों में देख सकते हैं। एक छोटी सी दुकान पर चाय पीना किसी खंडहर में केसरिया दूध पीना बन जाता है, और खाट पर लेटने की बात पक्षियों की तरह उड़ जाने की ख्वाहिश बन जाती है। उनकी दुनिया सच में उनकी कल्पना से ही बनी है। तो चलिए अब उपन्यास के जो मुख्य विषय हैं उन्हें एक साथ जोड़कर देखते हैं और ये समझते हैं कि ये अनोखी कहानी हमें हकीकत के बारे में आखिर बताती क्या है। इस उपन्यास का जो केंद्रीय विचार है वो ये है कि जिसे हम हकीकत कहते हैं वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये तो पानी की तरह तरल है, जिसे हमारी सोच, हमारी कल्पना और हमारा ध्यान लगातार एक नया आकार देते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे रघुवर और सौंसी करते हैं। इस उपन्यास की यात्रा की जो मंजिल है वो यही है, एक अंदरूनी दुनिया जो बाहर की दुनिया से भी ज्यादा असली हो जाती है।
ये खिड़की के पीछे की दुनिया कोई असल जगह नहीं, बल्कि मन की एक अवस्था है जिसे प्यार और कल्पना से बनाया गया है। ये एक लाइन असल और कल्पना की दुनिया के मेल को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। सॉन्सी का यह कहना कि हाथी मन की खिड़की से गुजर सकता है, ये बताता है कि उनकी अंदर की दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उनकी कल्पना की कोई सीमा ही नहीं है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। एक तरह से ये उपन्यास हम सभी को एक न्योता देता है कि हम भी अपने जीवन की दीवारों में वो खिड़की खोजें, वो खास जगह जहां हमारी कल्पना हमारी हकीकत को बदल सकती है और जहां कुछ भी साधारण असाधारण बन सकता है।